नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सूचकांक अर्थात इंडेक्सेस। यह एक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम में इससे एक प्रश्न तो अवश्य ही पूछा जाता है। साथ ही हम सूचकांक के साथ जुड़े देशों का स्टैटिक जीके और साथ ही उसका करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली सूचकांक कौन इसकी रिपोर्ट रिलीज़ करता है? इसकी रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। तो अब अपन इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, अपन सबसे पहले इसमें इसका कुछ स्टैटिक पोर्शन देखते हैं। इसमें टॉप करने वाला देश फिनलैंड है। टोटल 156 देशों पे ये सर्वे किया गया था, जिसमें फिनलैंड की फर्स्ट पोजीशन आई है। इंडिया इसमें 144th पोजीशन पे है, जो कि बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा है। और इसमें सबसे ख़राब प्रदर्शन रहा है साउथ सूडान का, जो 156वें स्थान पर है। तो फिनलैंड का देखते हैं। अब देखिए, आपको 3 फोटो दिख रही होंगी, 2 मैप और एक डायरेक्शंस मैप। तो अपन पहले मैप नंबर 1 और 2 का कंपेयर करेंगे। हर स्लाइड में यही होगा। तो देखिए, इन दोनों स्लाइड को अपन कंपेयर करके देखते हैं 1 और 2 को। तो फिनलैंड की पोजीशन कहाँ पे दिखाई दे रही है अपने को? यूरोप में। अर्थात फिनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में। अब यूरोप महाद्वीप में कहाँ पे स्थित है, तो वो अपन इससे डायरेक्शन मैप से देखेंगे। डायरेक्शन मैप से देखिए, ऊपर की तरफ जहाँ पे भी आप बैठते हो, सामने की तरफ ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ, और अपने दाएं हाथ की तरफ ईस्ट, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट। तो अब देखिए फिनलैंड फिनलैंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। कोई भी ऐसी भूमि जिसके 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है तो वह प्रायद्वीप कहलाती है, अर्थात पेनिसुला। ये बाल्टिक सागर से 3 तरफ से घिरा हुआ है फिनलैंड, तो यानी कि फिनलैंड एक प्रायद्वीपीय भूमि है, पेनिसुला है। इसकी कैपिटल हेलेंस्की है और नॉर्दर्न यूरोप में ये सिचुएटेड है। और ये इसमें क्या है, गल्फ ऑफ बोथानिया। गल्फ ऑफ बोथानिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच का स्थान है। जो ये है स्थान आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइटेड, ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ बोथानिया। गल्फ ऑफ बोथानिया, गल्फ ऑफ बोथानिया बाल्टिक सागर का सबसे उत्तरी हिस्सा है। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बाल्टिक सागर है अपना गल्फ ऑफ बोथानिया। अब फिनलैंड ने इसमें लगातार तीसरा टॉप किया है। इसको जारी करने वाला संस्था का नाम है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए। जो सबसे पहली रिपोर्ट जारी की गई थी वो 2012 में की गई थी, 1 अप्रैल 2012 को। उसके पश्चात हर वर्ष यह रिपोर्ट जारी की गई। सिर्फ 2014 में यह रिपोर्ट जारी नहीं की गई थी, कुछ कारणवशों से। इसका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब बनाया जाता है? 20 मार्च को। और 2020 में 20 मार्च को ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज़ की गई। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे किसने घोषित किया था? यह घोषित किया है यूएन जनरल असेंबली ने। अब हैप्पीनेस इंडेक्स किस आधार पर गणना की जाती है? हैप्पीनेस इंडेक्स की 6 फैक्टर्स हैं, मुख्यतः 6 कारण उस फैक्टर्स पे इसकी गणना की जाती है। जीडीपी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जीवन प्रत्याशा, यानी कि किस देश में एक आदमी एवरेज कितने वर्ष तक जी सकता है या जीता है। जेनरोसिटी, सोशल सपोर्ट, सामाजिक सहयोग, आज़ादी और करप्शन। भारत का प्रदर्शन साल दर साल खराब ही होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। 2013 में यह 117वें पायदान पर था, फिर 15 में 117, 18, 118, 122, 133, 140 और 144 पे आ गया है। और साउथ सूडान इस बार सबसे अंतिम पोजीशन पे है। अपने सारे पड़ोसी देश अपन से बहुत आगे हैं इसमें। अब फिनलैंड के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी। फिनलैंड का कैपिटल हेलेंस्की, यहाँ की करेंसी यूरो, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर सारा मरीन है। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि सारा मरीन पिछले वर्ष में 2019 में यह यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, जो कि उस समय की सबसे युवा प्रधानमंत्री थी, जो मात्र 34 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बन चुकी थी। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही वर्ष 2020 में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन कुर्ज, जो यह व्यक्ति आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, यह है सेबेस्टियन कुर्ज। यह मात्र 33 वर्ष की आयु में ही प्रधानमंत्री बन गए थे।
और फिनलैंड की जो बॉर्डर्स होते हैं साझा करते हैं वो फिनलैंड के 3 देशों से बॉर्डर साझा करता है। आपको दिखाते हैं, एक है स्वीडन, इधर रशिया, और ये एक नॉर्वे का भी इधर की तरफ बॉर्डर साझा कर रहा है ये, और बाल्टिक सी में पेनिनसुला में है। अगला है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यह किसके द्वारा सर्वे किया जाता है, किसके द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, इंडिया 142nd पोजीशन पे है, नॉर्थ कोरिया में 180। यानी कि वहाँ की जो प्रेस है, मीडिया है, वो बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, उसके ऊपर सरकार की दबाव बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे मीडिया स्वतंत्र रूप से कुछ लिख नहीं बोल सकती, टीवी में कुछ दिखा नहीं सकते। किम जोंग वाला देश। तो इंडिया भी 142nd पोजीशन पे है, यह भी बहुत निचला पायदान है। अब इसमें देखिए नॉर्वे के बारे में कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। नॉर्वे कंपेयर करेंगे वापस इन दोनों मैप्स को, किधर आ रहा है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। यूरोप कॉन्टिनेंट में कहाँ पे? नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में, यानी कि नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है नॉर्वे। ये आपको दिखाई दे रहा है। नॉर्वे एक पेनिनसुला है, पेनिनसुला का पार्ट है। कौन सा पेनिनसुला का? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, सॉरी, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है। इसके स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, यह है आपका सूडान और डेनमार्क। यह 3 देश पेनिनसुला में आते हैं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी भूमि जिसके 3 तरफ जल हो, जल से घिरी हुई, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो एक तरफ इसके बाल्टिक सी है, इधर नॉर्दर्न सी, इधर नॉर्वियन सी, तो यह एक पेनिनसुला है। अब नॉर्वे का बारे में अपन कुछ देखते हैं। नॉर्वे का कैपिटल ओस्लो है, यहाँ की करेंसी नॉर्वेन क्रोन और पीएम एरना सोलबे। ये जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स रिपोर्ट, फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड फ्रीडम डे कब बनाया जाता है? 3 मई को। इंपॉर्टेंट सवाल आपके डे से। इससे थीम क्या था? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। अब इससे एक सवाल यही बन जाता है पॉलिटिकल का कि इंडिया में कौन सा आर्टिकल के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? तो आर्टिकल 19। अब नॉर्वे के बारे में अपन कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं। कंट्री, करेंसी, प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता चुका हूँ। ये लोकेटेड कहाँ पे? ये अपन ने फर्स्ट साइड में देख लिया था। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल, यानी कि सबसे बड़ी रोड टनल जो आपको पीछे पिक्चर में दिखाई दे रही है, दुनिया की सबसे बड़ी रोड टनल है जो 24.5 किलोमीटर की है। यह नॉर्वे में स्थित है और इसका नाम है लियरड्रियल्स टनल। नोबेल पीस पुरस्कार भी स्वीडन में ही दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब देखिए क्या है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंसेज एंड पीस। 5 क्षेत्रों में तो आपको देता है स्वीडन गवर्नमेंट, किंग ऑफ स्वीडन के द्वारा ये दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं स्टॉकहोम, वहाँ की राजधानी में। जो नोबेल पुरस्कार है इकोनॉमिक साइंसेस के लिए वो 1968 से देना प्रारंभ हुआ था, बाकी सारे 1901 से देना प्रारंभ हुए हैं। पीस पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, नोबेल पीस पुरस्कार। इसके अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक। इसमें अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है, अमेरिका 15th पोजीशन पे है। अब देखिए प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग क्या है? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ओके, इसमें क्या है कि अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर से जुड़ा होगा, बीच में रिटेलर्स का कमीशन नहीं होता। इसके जैसे कुछ एक एग्जांपल है एमवे, मोदी केयर इंडिया में। अब अपन देखते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका, तो अमेरिका कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। ये 50 राज्यों का एक समूह है, 50 स्टेट्स का। इसको कैपिटल वाशिंगटन है, करेंसी डॉलर। इसकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। प्रेसिडेंट यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है। यह नॉर्थ अमेरिका में है और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन वो दुनिया में सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन इसी का है, जो 1787 में अडॉप्ट किया गया था। अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो बाल्टिक सी की बात ज़रूर होती है कि इन दोनों को, पनामा नहर की बात ज़रूर होती है। तो पनामा नहर क्या है? यह पनामा देश के उसमें
अंडर में आती है। तो पनामा नहर नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच की एक नहर है। ये एक आर्टिफिशियल नहर है। ये 1915 के आसपास में आ गई थी, 1915, 15 अगस्त 1915। उससे पहले क्या होता था, अगर आपको सी रूट से जाना है, तो अगर आपको सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाना है या फिर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो आपको लगभग 12,000 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मगर जैसे ही ये पनामा नहर बनी, उसके बाद में यह डिस्टेंस घट के मात्र 4,000 माइल्स का हो गया। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि पनामा नहर कहाँ स्थित है। तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है पनामा नहर ये, और इसके ऊपर पनामा देश का अधिकार है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ ज़्यादा रिस्क है, ये किस आधार पर निकाला जाता है? पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमिकल सिचुएशन देख के। तो इसमें देखिए, सबसे पहले देश पे सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है चाइना। चाइना में सस्ती लेबर मिलती है। सेकंड पे है यूएसए और तीसरे पर है भारत। तो अब जैसे ही ये कोरोना का काल आया, तो शायद हम चाइना से आगे निकल जाएं, चाइना पीछे हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे देश, बहुत सी ऐसी कंट्रियां हैं और बहुत सी कंट्रियों की ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना से अपना इंडस्ट्री निकाल के इंडिया में सेटअप करना चाहती हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आज के टाइम में एप्पल। एप्पल अभी चेन्नई में सेटअप कर रहा है अपना इंडस्ट्री। तो अब चाइना का अपन कुछ देखते हैं, चाइना कहाँ पे स्थित है? एशिया में स्थित है। ठीक है। चाइना के बारे में कुछ एक फैक्ट्स ये हैं कि चाइना में दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी चाइना की है। दुनिया में जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाले देश है, उसमें चाइना तीसरे स्थान पर है क्षेत्र की दृष्टि से। और ये चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। वहाँ पे करेंसी युआन है, कैपिटल बीजिंग है। अब देखिए, यह जो रिपोर्ट है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिपोर्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, यह कुशमैन एंड वैकफील्ड के द्वारा सर्वे किया जाता है। ये कंसल्टेंसी कंपनी है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। यह 48 देशों में सर्वे करते हैं, जिसमें यूरोप, अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक के देश हैं। इनके ऊपर 4 फैक्टर्स पे बेसिकली कंसंट्रेट करके ये सर्वे किया जाता है। बाउंस बैक एबिलिटी, यानी किसी देश में आपने कोई सेटअप किया है तो उसको वापस से आप शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वहाँ से आप, जैसे एप्पल ने चाइना से निकाल लिया अपना, अब यहाँ पे कर लिया, ऐसा कोई प्रोसीजर है या नहीं है। वहाँ की कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस, वहाँ पे कॉस्ट, लेबर कितना सस्ता है, महंगा है, और वहाँ पे रिस्क क्या है। ठीक है। अब देखिए, इसके मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए। अब आपका एक ट्रिक है ये कंट्रीज एरिया वाइज रखने की। फर्स्ट इसकी ट्रिक है सीधी सी, रुख क्यूबा। रुख क्यूबा। रू से रसिया, रूस। सी से कैसे कनाडा, सी से चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, एंड 7वें नंबर पे सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया, और 8वें पे अर्जेंटीना। यह चाइना का मैप है। इधर देखिए, मंगोलिया, रसिया, कजाकिस्तान, इंडिया और ये म्यांमार, सारे देश इसके बॉर्डर साथ रहते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग, आपको दिखाई दे रही होगी बीजिंग। इधर ईस्ट चाइना सी है, इस साइड में, नीचे साउथ चाइना सी। इससे अगला है वैश्विक रियल एस्टेट प्रदर्शन सूचकांक। यह रिपोर्ट जारी करने वाला है JLL, जोन्स लैंग लैंग्वेज। यह प्रत्येक 2 वर्ष में यह रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है। यह इसलिए रिलीज़ की जाती है ताकि जो वैश्विक स्तर की कंपनियां, MNC कंपनीज़ हैं, उनको बता सकें कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना सही है और कहाँ पे नहीं है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो उनकी मदद करने के लिए है। तो इसमें अब आप देखिए, यूनाइटेड किंगडम्स कहाँ पे स्थित है? यह यूरोप में है। यूरोप में कहाँ पे है? यूरोप में देखिए अपने क्या, तो ये आपका आ रहा है यूरोप में ईस्ट वेस्ट, यानी कि वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप में है अपने। अब देखिए, ये 4 देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न इंग्लैंड। जो ये चैनल है साउदर्न इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न फ्रांस के बीच में जो चैनल है, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल बहुत ही नैरो चैनल है, बहुत ही सकड़ा है ये। इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाली, इसको अपन ड्रॉवर स्ट्रेट बोलते हैं। यह है मात्र 21 माइल्स, यानी कि 31 से 32 किलोमीटर के आसपास। इसको लोग तैर के भी पार कर लेते हैं और उनका नाम कीर्तिमान रचते हैं। इसको तैर के पार करने वाले काफ़ी लोग हैं।
जैसे कि अब लंदन के बारे में कुछ एक फैक्ट्स देखते हैं अपन। लंदन के बारे में अपन देखते हैं कि इसकी कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ के यूके के, बोरिस जॉनसन। नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप में सिचुएटेड है, 4 देश से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड। इसकी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंग्लैंड। जो देखिए विश्व के अलग अलग जगह अलग अलग समय होता है, मगर किसके रेस्पेक्ट में समय आप देखा जाता है तो वो है ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन कहाँ पे है? इंग्लैंड में ग्रीनविच, जिसको अपन 0 डिग्री भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ये आपके देखिए स्ट्रेट ऑफ ड्रॉवर है और इसको लोग तैर के पार कर जाते हैं। इंग्लिश चैनल क्या करता है? इधर नॉर्थ सी और इसको जोड़ता है आपके अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी को जोड़ने वाले चैनल को इंग्लिश चैनल कहते हैं। अब इंग्लिश चैनल साउदर्न और अपन ने पढ़ लिया, 21 माइल से लगभग थे। सबसे पहला आदमी जिसने इसको तैर के पार किया था उसका नाम था मैथ्यू वेब। 1815 में इन्होंने इसको तैर के पार कर लिया था। पहला इंडियन कौन थे? मिहिर सेन। इन्होंने 1958 में यह कीर्तिमान रचा। फिर महिला कौन थी? आरती शाह। इन्होंने 29 सितंबर 1959 में यह कीर्तिमान रचा था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें इंडिया की पिछले वर्ष रैंक थी, यानी कि हर 2 साल में एक बार प्रकाशित होता है। तो 180 देशों पर सर्वे किया गया। डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पर है, इंडिया 168 पोजीशन पर है, जो कि इस बार थोड़ा सुधार हुआ है। पिछले बार 177 पोजीशन पर था, 177वें स्थान पर। यह रिपोर्ट याले यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो अब सबसे पहले अपन डेनमार्क की पोजीशन देखते हैं। ये देखिए डेनमार्क, ये रूस में है, सॉरी यूरोप में कहाँ पे है? अब आप देखिए, ये रहा यूरोप, यानी कि साउदर्न वेस्टर्न पार्ट में है यूरोप के डेनमार्क के लोगों को डेनिश कहा जाता है। डेनमार्क किसका हिस्सा था? भी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, स्कैंडिनेवियन पेनिसुला, जिसमें 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। एक तरफ है इसके नॉर्थ सी, दूसरी तरफ है बाल्टिक सी, और पेनिसुला है देखिए इसके भी 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? याले यूनिवर्सिटी। थीम क्या था? टाइम फॉर नेचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। करेंसी क्या है? दानिश कोरेन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मैटी फेडरिक्सन। डेनमार्क स्कैंडिनेवियन पेनिसुला में है। डेनमार्क की करेंसी जो झंडा है वो दुनिया का सबसे पुराना झंडा है। इसके झंडे को, जैसे भारत के झंडे को अपन तिरंगा बोलते हैं, वैसे ही डेनमार्क के फ्लैग का नाम है डेनबोर्ग। यह माना जाता है कि यह तब से है 1219 से, 15 जून 1219 से, और इसको ऑफिशियली अडॉप्ट या रिकॉग्नाइज कब किया गया? 1625 में। ये दुनिया का सबसे पुराना झंडा है। जलवायु जोखिम सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यह पब्लिश कौन करता है? एक इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका नाम है जर्मन वॉच, जिसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। ये 1991 में एग्जिस्टेंस में आया था। तो यह क्या करता है? यह आपको एनालिसिस करता है किसका? जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न मौसमी संबंधित समस्याओं के वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का यह एनालिसिस करता है। ठीक है, तो इसमें टॉप क्या है? जापान, यानी कि जापान में सबसे ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि यह आता है अपने रिंग ऑफ फायर पे, तो यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। भारत इसमें 5वें पोजीशन पर है। ये देखिए आपका बता दिया मैंने। अब जापान के बारे में कुछ एक फैक्ट्स। जापान बेसिकली एक आइलैंड से बना हुआ देश है। लगभग इसमें देखिए 6852 आइलैंड है। इसमें सबसे प्रमुख आइलैंड है ये होन्शु। होन्शु में ही टोक्यो है। टोक्यो इसकी कैपिटल है, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है यहाँ की। माउंट फ्यूजी जो एक्टिव वोल्केनो है ये भी यहीं पे है होन्शु में। एक है इसमें होक्काइडो, शिकोकू, क्योशी, ओकिनावा इधर नीचे की तरफ आके है। ठीक है, तो होन्शु सबसे लार्जेस्ट कैपिटल है। यहाँ का क्या सीन था कि हिरोशिमा, अभी ये देखिए करंट के प्रोस्पेक्टिव से कैसे, जैसे 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे परमाणु बम गिरा दिया गया था। हिरोशिमा में 6 अगस्त को बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय, और फैट मैन 9 अगस्त को ये गिराए गए थे। हिरोशिमा में 6 को और 9 को नागासाकी में।
अभी करंट में जापान के प्रेसिडेंट कौन है? शिंजो आबे। और यहाँ की कैपिटल क्या है? टोक्यो। ये देखिए टोक्यो आपको दिखा दिया गया, होन्शु में है। रिंग ऑफ फायर पे आता है, ये सारे देश रिंग ऑफ फायर पे हैं, मगर अभी आप ये देख लीजिए माउंट फ्यूजी और ये जापान रिंग ऑफ फायर पे आते हैं, यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, इसमें स्वीडन ने टॉप किया है। स्वीडन कौन सी कंट्री है? अब देखिए स्वीडन है नॉर्दर्न, इसमें भारत का स्थान 9वां है। स्वीडन कौन सी जगह आती है? स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है स्वीडन। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में कितनी कंट्रीज है? अपन ने देखा था 3 देश है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम्स। स्टॉकहोम बेसिकली अपन देख रहे हैं, स्टॉकहोम भी है ना 14 आइलैंड्स पे बना हुआ है, आइलैंड्स पे बना हुआ है स्टॉकहोम, 14 आइलैंड्स का एक समूह है। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? सेम जर्मन वॉच इंटरनेशनल थिंक टैंक है। अब इसमें नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है ये। गल्फ ऑफ बोथानिया, वही चीज़, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बाल्टिक सी। इसकी स्टॉकहोम कैपिटल कोरोना, इसकी करेंसी, प्राइम मिनिस्टर स्टेफन। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट बाल्टिक सी को अपन गल्फ ऑफ बोथानिया बोलते हैं। फीफा रैंकिंग, फीफा रैंकिंग में भारत 108वें पोजीशन पे है, बेल्जियम प्रथम स्थान पर। बेल्जियम भी एक यूरोपियन कंट्री है, ये इसके आप डायरेक्शन देख सकते हैं, वेस्टर्न पार्ट में आता है ये बेल्जियम, नॉर्दर्न वेस्टर्न में या साउदर्न वेस्टर्न में बोल सकते हैं आप। ये देखिए बेल्जियम, इसे देखिए नीदरलैंड से बॉर्डर साझा करते हैं, जर्मनी से करता है, लग्जमबर्ग से करता है, फ्रांस से करता है। इधर ये नॉर्थ सी है, ये है आपके देखिए इंग्लिश चैनल, इधर ये आपके स्ट्रेट ऑफ डोवर। इसका फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। कब बनी थी ये? 21 मई 1904। फीफा वर्ल्ड कप अब कब खेला जाएगा? 2022 में कतर में। ये फीफा वर्ल्ड कप का 22वां एडिशन होगा। अब बेल्जियम के बारे में कुछ फैक्ट। बेल्जियम वही देश है जहाँ की चॉकलेट बहुत प्रसिद्ध है, सबसे प्रसिद्ध चॉकलेट बेल्जियम के, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट ब्रुसेल्स के एयरपोर्ट से किया जाता है चॉकलेट का। जो नाटो का हेडक्वार्टर है वह भी ब्रुसेल्स में ही है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मैं पूछ सकता है इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। बेल्जियम की करेंसी क्या है? यूरो। प्राइम मिनिस्टर सोफी विलियम्स। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसका क्या सीन होता है? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि आपकी ज़रूरतें तो पूरी हो ही हो, साथ में साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आप संसाधन छोड़ जाएं। ऐसा नहीं है कि आप पेट्रोल पूरा खुद ही कंज्यूम करके चले गए, आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो पेट्रोल के बारे में ऐसे सुनेंगे कि पेट्रोल हुआ करता था। तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले देखते हैं अपन वापस से स्वीडन के बारे में अपन ने पढ़ा था, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट है। 3 देश है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इधर एक बाल्टिक सी है, या जो पोर्शन इसको अपन गल्फ ऑफ बोथानिया बोलते हैं, फिनलैंड और स्वीडन के बीच है ये। इसकी कैपिटल स्टॉकहोम्स है, स्टॉकहोम्स सिप्री का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। इसके टोटल 17 गोल हैं। 17 गोल डिसाइड किए थे किसने? यूएन जनरल असेंबली ने। यूएन जनरल असेंबली ने 17 गोल डिसाइड किए थे, किसके लिए? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो 2015 में डिसाइड किए गए थे 2030 तक इनको अचीव करना है। ये 17 गोल रट लीजिए, ये कोई ना कोई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है पुअर्टी, लगभग हर देश इन चीज़ों से जूझ रहे हैं इन 17 गोलों से। पुअर्टी, जीरो हंगर यानी कि कोई भूखा ना रहे, अच्छी हेल्थ हो सभी की, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको, जेंडर इक्वलिटी, लिंग भेद ना हो कहीं पे, सबको साफ़ पानी मिले, स्वच्छ पानी मिले, एंड क्लीन एनर्जी एंड अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी यानी भेदभाव ख़त्म कर दे, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज़, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप टू अचीव गोल। ये सारे आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसका देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसका PDF मैं आपको नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल के लिंक पे। थैंक यू। अपन इसके फैक्ट्स पढ़ चुके हैं पहले ही स्वीडन के। थैंक यू।